कुमार शाही, साइंस टीचर, कन्या मध्य विद्यालय जरमुंडी। आज पुनः आप लोगों के लिए विज्ञान विषय के बारे में कुछ विषय वस्तु आपको समझाने हेतु पुनः आया हूँ। तो इसके पहले कि आप लोगों को हम समझाएं, कृपया ध्यान दें कि जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के तक सही ढंग से पहुँच जाए। इसके लिए क्या करना है कि आप लोग इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आपके पास पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा ये हमें नहीं मालूम होगा, क्योंकि मैं जिसे जानता हूँ उसे ही शेयर कर सकता हूँ। तो चलें, मैं विज्ञान कक्षा विशेषकर ये क्लास 6 to 8 के लिए है, लेकिन जो नहीं जानते हैं तो ये फंडामेंटल चीज़ है, इसको सभी लोग जान सकते हैं। आइए यहाँ पर देखें, एक आइस ट्रे है और ये एक गर्म पानी है। इस आइस ट्रे को अगर मैं छूता हूँ तो ये ठंडा महसूस होता है, और इस गर्म पानी गर्म किया हुआ है तो ये हाथ में गर्माहट पैदा करता है। तो इसके बारे में ही चर्चा कर रहा हूँ कि कोई वस्तु हमें गर्म लगती है, कोई वस्तु हमें ठंडी लगती है। अगर हम कुछ देर धूप में खड़ा रहते हैं तो हमें गर्मी महसूस होने लगती है। अगर हम वृक्ष की छाया के नीचे आते हैं तो हमें ठंडी महसूस होने लगता है। आखिर में क्या है, ये क्या चीज है? गर्म किसी वस्तु का गर्म या ठंडा महसूस होना हमें क्या बतलाता है? तो आप ये जान लीजिए कि किसी वस्तु का गर्म या ठंडा महसूस होना ऊष्मा है। तो आज विज्ञान में हम ऊष्मा एवं ऊष्मा के संचरण की विधियां आप लोगों के समक्ष बताऊंगा। तो पहले चलें, ऊष्मा है क्या इसके बारे में जानते हैं। तो ऊष्मा एक ऊर्जा है, ये हमें ठंड एवं गर्म महसूस कराता है, और ये एक बॉडी से, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित होता है। इसे हम परिभाषित करते हैं, देखें यहां पर ब्लैक बोर्ड में, ऊष्मा एक ऊर्जा है। किसी वस्तु का गर्म या ठंडा महसूस करना ऊष्मा के कारण होता है। इसे हमने जो है इंग्लिश मीडियम में भी लिखा हुआ है, हीट इज ए काइनेटिक एनर्जी बाय विच वी फील हॉटनेस और कोल्डनेस, इट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। तो कहने का मतलब है कि ऊष्मा एक ऊर्जा है और इसके कारण हम गर्म या ठंड महसूस करते हैं। अब कोई वस्तु कितना गर्म है, कोई वस्तु कितना ठंडा है, ये कैसे पता चलता है? तो किसी वस्तु के डिग्री जो है हॉटनेस का या कोल्डनेस का, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर, वो ताप कहलाता है। तो ताप क्या है? ताप एक ऊष्मा का प्रभाव है, यह एक सूचक है। इट इज एन इंडिकेटर टू इंडिकेट हाउ मच एनीबॉडी इज हॉट और कोल्ड। कोई वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंड है, यही हमें ताप बतलाता है। ताप, जैसे कि हम बताए कि ताप ऊष्मा का प्रभाव है। टेम्परेचर इज द इफेक्ट ऑफ हीट, यह एक सूचक का कार्य करता है। इट इज एन इंडिकेटर, जो पहले हम बता चुके हैं। अब है क्या कि ये जो ताप है, ऊष्मा, तो किसी वस्तु का तापक्रम कितना है इसको हम लोग कैसे पता करते हैं? तो इसके लिए थर्मामीटर का यूज किया जाता है, जिसके बारे में हम आपको नेक्स्ट में बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम चलते हैं कि ऊष्मा का संचरण, हम ऊष्मा संचरण की विधियों के बारे में बताने जाते हैं। ऊष्मा संचरण की विधि। जैसे कि हम आप लोगों को बता चुके हैं कि ऊष्मा का संचरण एक बॉडी से दूसरे बॉडी में होता है। तो इसकी कितनी विधियां हैं, किन किन विधियों के द्वारा
किस प्रकार के वस्तुओं में कैसे ऊष्मा का संचरण होता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और पहले तो ये जान लें कि ऊष्मा का संचरण किस ओर से किस ओर होता है। तो इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऊष्मा का संचरण जब भी होता है तो अधिक ताप की ओर से निम्न ताप की ओर ऊष्मा का किसी भी वस्तु में संचरण होता है, जिसको मैं आपको एक फोटो पर चित्र में आपको इसका दिखाता हूँ। इस चित्र को जरा ध्यान से देखें। ये दो स्तंभ हैं, छोटे छोटे गुटके हैं। इस पर एक लोहे की रॉड रखी हुई है और इस पर ये लाह जो है चिपका दिया गया है। इसके एक सिरे पर जो है मोमबत्ती से इसको गर्म किया जाता है। तो जैसे चित्र में दिखाया गया है कि ये लाह जो है पिघल के गिरने लगता है। तो पहले कहाँ गिरता है? पहले यहाँ गिरता है। ऐसा नहीं कि यहाँ से गिरना शुरू होकर इधर आता है, पहले यहीं से गिरना शुरू होता है और धीरे धीरे अंत तक गिरता है। तो इससे क्या हमें प्रतीत होता है कि पहले जब यहाँ मोमबत्ती से इसको हम गर्म कर रहे हैं तो ऊष्मा का प्रवाह इधर हो रहा है, और जहाँ ऊष्मा का प्रवाह अधिक है, जहाँ ताप अधिक है, वहां पर ये पिघल के गिर रहा है और ये उसके बाद दूसरी ओर जहाँ ठंड है, ठंडा है, उस ओर जा रहा है। तो ऊष्मा संचरण की विधि, पहली विधि यहाँ पर ध्यान रखें, 1 नंबर चालन, इंग्लिश में इसे कंडक्शन कहते हैं। दूसरी विधि संवहन, जिसे हम लोग इंग्लिश में कन्वेक्शन बोलते हैं। और तीसरी विधि जो है सो विकिरण है, जिसे रेडिएशन कहते हैं। तो चालन, जैसे अब हम चालन के बारे में जानते हैं। आप लोग ध्यान दें कि चालन, जिसे कंडक्शन भी कहते हैं, यह एक ऊष्मा संचरण की विधि ऐसी विधि है जो किसी ठोस वस्तु में होती है। जैसे कि यहाँ पर आप ध्यान से देखें कि यहाँ पर हमने एक लोहे की रॉड ले ली है और ये जो आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे कण हैं जिनसे ये वस्तुएं बनी हुई है। जब इस लोहे की रॉड को एक मोमबत्ती के फ्लेम के पास इसको रखते हैं तो यहाँ से क्या होती है, ऊष्मा इसे मिलती है। अब चूंकि ठोस वस्तु में क्या होता है, ठोस वस्तु के जो कण होते हैं वो एकदम क्लोजली टाइट होते हैं, पूरी तरह से एक दूसरे से बंधे होते हैं। जब यहाँ ऊष्मा इस रॉड के इस अग्रभाग में जब ऊष्मा का प्रवाह होता है तो धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो छोटे छोटे कण हैं जो देख रहे हैं, जिसे हम बड़े रूप में दिखाए हैं, ये छोटे छोटे कण, ये पहले कण जब यहाँ गर्म होते हैं, जब इसमें ऊष्मा आती है तो ये क्या करता है, ये दूसरे कण को स्थानांतरित कर देता है। दूसरा कण क्या करता है, तीसरे कण को स्थानांतरित करता है। तीसरा कण क्या करता है, चौथे को करता है। और इस तरह करते 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 ये यहाँ तक ऊष्मा पहुंच जाती है और इस तरह से ऊष्मा का प्रवाह इसमें होता है। तो ध्यान देने की बात है कि आप ध्यान दें कि ये जो कण हैं ये अपने स्थान से कहीं जाते या नहीं है, ये अपने स्थान के इर्द गिर्द क्या करते हैं, जैसे ही उसमें ऊष्मा आता है तो वो कंपन करने लगते हैं। वो कंपन करने के कारण क्या होता है कि वो दूसरे कण से टकराते हैं और वो दूसरे कण को ऊष्मा प्रवाहित कर देते हैं। फिर वो दूसरे कण से तीसरे कण होते होते अंत तक जो है ऊष्मा का प्रवाह हो जाता है। अक्सर ये ठोस वस्तु में ही होता है और ये हम जो भी ये कण हैं ये अपने माध्य स्थिति के इर्द गिर्द कंपन करते हैं और दूसरे कण में ऊष्मा का संचार होता है और इस तरह से ये ऊष्मा का प्रवाह एक सिरा से दूसरे सिरा तक होता है, जिसे हम लोग चालन कहते हैं। इसको हम लोग इस तरह से भी कहते हैं कि चालन ऊष्मा संचरण की वह विधि है जिसमें किसी वस्तु के कण दूसरे कण को जो है ऊष्मा स्थानांतरित करता है, दूसरा कण तीसरे कण को करता है और इस तरह उत्तरोत्तर हस्तांतरित करते हुए ऊष्मा का संचरण होता है। यानी कण अपने स्थान से इधर उधर नहीं जाता है, बल्कि अपने माध्य स्थिति के इर्द गिर्द कंपन करते हुए ऊष्मा का संचरण होता है। इस प्रकार की विधि को हम लोग चालन विधि कहते हैं।
इसे हम परिभाषित करते हैं, यहाँ पर हम लिखे हुए हैं इसकी परिभाषा, आप लोग जरा ध्यान से देखें। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें किसी वस्तु के एक कण दूसरे कण को, दूसरे कण तीसरे कण को स्थान परिवर्तन किए बिना ऊष्मा स्थानांतरित करती है, ऊष्मा का चालन कहते हैं। इसे हम इंग्लिश में हम इसे आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोग जो है इंग्लिश वर्जन के हैं, कि द प्रोसेस बाय विच हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्टिकल ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द अदर पार्टिकल एंड सो ऑन by not changing its position, only it vibrates through its mean position, around its mean position, is called heat of conduction. देखें, ये एक अगरबत्ती है और ये अगरबत्ती का धुआं देखिए ऊपर की ओर जा रहा है। ध्यान से देखें, ये ऊपर की ओर जा रहा है। क्यों जा रहा है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। पहले इस अगरबत्ती को ध्यान से देखें। एक्चुअली ये हो क्या रहा है कि जब ये अगरबत्ती जलाए हैं तो ये जो चारों ओर स्थान है ये गर्म हो रहा है, और गर्म होने के कारण वायु जो है हल्की हो रही है, और हल्की वायु धीरे धीरे क्या हो रही है, ऊपर की ओर उठ रही है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर वायु गर्म होके वायु के विभिन्न कण ऊपर की ओर जा रहे हैं। इस मोमबत्ती को देखें। अब इस मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर अगर हम हाथ रखते हैं यहाँ पर, तो हमें एक गर्म महसूस होता है। आप भी इसे अपने घर में करके देख सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चे नहीं करें, और यदि करें तो वो अपने शिक्षक या अपने माता पिता की देखरेख में करें, क्योंकि ये आग है, इसलिए इससे दुर्घटना भी हो सकती है, इसलिए सावधानी पूर्वक करना है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें एक ऊपर हथेली रखते हैं तो हमें गर्माहट महसूस होती है। क्यों होती है? इसका भी वही कारण है कि इस मोमबत्ती के चारों ओर के जो वायु हैं वो गर्म होकर धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहे हैं, और इसलिए हमारे हाथ में आके वो वायु टकरा रही है और हमें गर्माहट महसूस हो रही है। अब इस चित्र को जरा ध्यान से देखें। एक बर्तन है, इसमें पानी रखा हुआ है, इसके नीचे आग जलाया गया है। आग जलने के कारण ये पानी गर्म होके ये भाप के रूप में परिवर्तित होके उड़ रहा है। अब ध्यान देखें, इसमें होता क्या है कि ये द्रव है, ये इसमें जो अणु होते हैं वो बहुत ही लूजली होते हैं, यानी ये अणु का जो स्थानांतरण होता है बहुत आसानी से हो जाता है। तो क्या होता है, नीचे जो अणु गर्म होते हैं, पानी के अणु, वो धीरे 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 हल्के होने के कारण ऊपर की ओर आ जाते हैं, और ऊपर के जो अणु हैं वो चूंकि यहाँ जब ये अणु गर्म होके ऊपर की ओर जाता है तो ये अणु भारी होने के कारण नीचे की ओर आके इसके स्थान को ग्रहण करता है, और इसी तरह बारी बारी पूरे बर्तन में इस तरह से एक प्रक्रिया, एक चक्र बनती है, और पूरा पानी जो होता है सो गर्म होता है। ये जो विधि हम आपको दिखाए, एक दिखाए अगरबत्ती, एक दिखाए आपको हम मोमबत्ती जला के, और ये तीसरा जो है हम जो आपको दिखाए, ये तीनों उदाहरण जो था ऊष्मा संचरण के संवहन की विधि थी। इसमें क्या होता है कि इसमें जो भी द्रव होते हैं या गैस होते हैं, उसके जो अणु होते हैं वो खुद चलकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, और वस्तु का गर्म होना होता है। वो चूंकि द्रव और गैस में अणु जो होते हैं वो पूरी तरह से घूमते रहते हैं, और इसलिए वो स्वयं अपने स्थान से हटके दूसरे जगह जाते हैं और वहां के स्थान को गर्म करते हैं, और एक प्रक्रिया पूरी तरह से चालू होती है। जैसे हम आपको अगरबत्ती जला के, मोमबत्ती जला के और यहाँ पर जो है पानी गर्म करके बताए। तो अब हम जो है संवहन की परिभाषा आपको लिख के, संवहन की परिभाषा मैं यहाँ जैसे लिखा हुआ हूँ, आप लोग ध्यान से देखें। ऊष्मा संचरण की
विधि जिसमें पदार्थ के कण वास्तव में गति करते हैं, संवहन कहते हैं। तूफान का आना, समुद्री शरीर, थल समीर, ये सब इसके उदाहरण हैं। तो संवहन को हम इंग्लिश में कन्वेक्शन कहते हैं। कन्वेक्शन का भी डिफिनेशन हम आपको दे देते हैं। कन्वेक्शन इज द प्रोसेस in which heat transferred from one particle of a liquid or gases to another particle by changing its places in different area of different temperature। तो ये जो है आपका संवहन का डिफिनेशन हुआ। और संवहन के ढेर परिणाम हैं जिसका हम जिक्र आगे करेंगे, इसमें संभव नहीं हो पाएगा। तो आगे हम तीसरी विधि में आते हैं जिसे हम विकिरण कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखें विकिरण। विकिरण एक ऐसी विधि है जिसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जिसे हम लिखे हुए हैं यहाँ पर ध्यान से देखें। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें ऊष्मा हस्तांतरण बिना किसी माध्यम के होता है, जैसे सूर्य की ऊष्मा, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच में कोई मीडियम नहीं है, बीच में एक रिक्तता है, वैक्यूम है, लेकिन फिर भी हमें ऊष्मा प्राप्त होती है। तो ये जो है इसमें किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम चालन, संवहन और विकिरण से संबंधित अनेक सवाल हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे। इसलिए मैं पुनः एक बार आपको कहता हूं कि आप सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपके पास पहुंचने में मेरा वीडियो हमें और आप किसी को भी कठिनाई नहीं हो। धन्यवाद।